नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होगी। इसमें जीएसटी की दरें घटाने पर भी फैसला हो सकता है। जीएसटी के 12 से 18% की दरों का विलय कर एक दर बनाई जा सकती है। लंबे समय से दोनों टैक्स स्लैब को एक करने की मांग उठ रही है। जीएसटी की दर 5, 12, 18 और 28% है। वहीं विलय और अन्य वस्तुओं पर ऊंचे स्लैब पर भी टैक्स लगाया जाता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कपड़ों पर जीएसटी दर बढ़ाने का मुद्दा छाया रह सकता है। 1 जनवरी 2022 से टेक्सटाइल और जूतों पर 5% से बढ़ाकर के 12% जीएसटी लगने जा रहा है। दिल्ली में प्री बजट को लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कि सीएम मनोहर लाल भी शिरकत की। इस बैठक में आर्थिक प्रबंधन को उठाने के लिए रणनीति बनाई गई है। बैठक के बाद से सीएम मनोहर लाल ने बताया कि जीएसटी पर हाइब्रिड मॉड्यूल बनाने का सुझाव दिया गया है। वहीं हरियाणा ने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड कम ब्याज दर पर लोन देने की अपील की है। साथ ही गरीबों की ब्याज माफ योजना बनाने की भी मांग रखी है। सीएम मनोहर ने कहा है कि हरियाणा सरकार प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं, जिसके तहत उन्हीं जिलों में इस पर काम तेजी से चल रहा है। सीएम केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन। केजरीवाल के नेतृत्व में पटियाला शहर में अमन और शांति के लिए शांति मार्च निकाला जाएगा। ये मार्च पंजाब की शांति और समृद्धि के लिए समर्पित होगा। मार्च सुबह 11:30 बजे के करीब पटियाला से शेरावाला गेट से शुरू होगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा खेल के क्षेत्र में अपनी धाक जमा करके पूरी दुनिया के नक्शे पर आ गया है। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया में देश के कोने कोने से हजारों खिलाड़ी भाग लेंगे, जिससे कि हमारे खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बार प्रदेश के तलवारबाजों ने राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता में दोनों वर्गों में ओवरऑल ट्रॉफी लेकर के हरियाणा को 14 मेडल देने का जो इतिहास रचा है, वो प्रदेश में पहली बार हुआ है। 8 जनवरी को कैथल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली होगी, जिसको लेकर के बीजेपी सांसद नायब सैनी ने रैली को लेकर के कार्यकर्ताओं से मिलकर के विचार विमर्श किया। सांसद नायब सैनी ने कहा है कि कैथल रैली में लाखों का जनसैलाब उमड़ेगा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सांसद नायब सैनी ने कहा है कि पिछले 7 वर्षों में हरियाणा में विकास की गति तेज हुई है। कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिरकत की, जहां पर मंत्री कमलेश ढांडा ने अधिकारियों को जनता जायजा काम करने की नसीहत दी है। वहीं कष्ट निवारण समिति की बैठक में 16 शिकायतें आई हैं। इनमें से 13 शिकायतों का मौके पर निवारण किया गया है। बाकी 3 शिकायतों का निवारण अगली बैठक में होगा। अंबाला में शिरडी साई पालकी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। शिरडी साई पालकी शोभा यात्रा का शुभारंभ विनोद शर्मा ने किया। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने आयोजकों का धन्यवाद किया। भिवानी में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने किसानों की आय दुगना नहीं बल्कि उनके खर्च दुगने कर दिए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि किसानों की आय दोगुना करने का वादा बीजेपी का सबसे बड़ा जुमला था। साथ ही उन्होंने कहा कि अब पूरे देश की नजर एमएसपी का कानून बनाने के लिए कमेटी गठन पर है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि ये सरकार एमएसपी का कानून नहीं बनाएगी तो कांग्रेस सरकार बनाने पर एमएसपी का कानून प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाएगा। दिल्ली में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। राजधानी में 46% केस नए वेरिएंट में आए हैं। दिल्ली के अलावा देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर तेज होने लगी है। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बंगाल समेत कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोरोना के मामलों में तेजी आने की वजह से ओमिक्रॉन वेरिएंट को ही माना जा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि दिल्ली में जो नए मामले सामने आए हैं, उनमें से 46% मामले ओमिक्रॉन के हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पूरी दुनिया के 121 देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। अभी तक ओमिक्रॉन के 59 मौतें रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। देश पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 268 लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस की संख्या 82,000 के पार है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,368 नए केस सामने आए हैं और 20 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 17,000 के पार है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,313 नए केस सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हो चुकी है। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 2,000 के पार। नोएडा में एक दिन में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर के 100 हो गई है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 217 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 41 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 800 के पार पहुंच गई। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैल रहा है। देश के 22 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 1,000 के पार पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 252 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से राज्य सरकार सख्त हो गई है। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 63 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 263 मामले हो गए हैं। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैल रहे हैं। गुजरात में ओमिक्रॉन के कुल 97 नए केस सामने आ चुके हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के कुल 69 केस मिल चुके हैं। वहीं 47 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं और 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन 1 तारीख को होगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच स्कूलों में बच्चों को इस खतरे से बचाने की पूरी तैयारी की गई है। इसे लेकर के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, प्रदेश में ओमिक्रॉन का ज्यादा खतरा नहीं है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में अभी हालात कंट्रोल में है। आने वाले समय को देखकर के फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि खतरा बढ़ता है तो ठोस कदम उठाएंगे। स्कूलों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। करनाल जिला सचिवालय में उपायुक्त निशांत कुमार यादव, एसपी गंगाराम पुनिया और सिविल सर्जन योगेश शर्मा ने जिले के शिक्षा अधिकारियों, उद्योगपतियों और कॉलेज प्रबंधन के साथ कोविड प्रबंधनों को लेकर के बैठक की। डीसी ने बताया कि जिले में निर्धारित आयु वर्ग के 91% लोगों को पहली डोज लग चुकी है, जबकि 62% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। दूसरी डोज लगवाने वाले लोगों का आंकड़ा काफी कम है। उन्होंने कहा है कि 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगा। जिले में करीब 1 लाख व्यक्ति इस आयु वर्ग में के हैं। ऐसे में प्रशासन के प्रयास है कि इन सभी को जल्दी से वैक्सीन लगवाए जाए। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर की रात्रि नव वर्ष का जश्न रात्रि 11 बजे से पहले मना लिया जाए। सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए स्थल क्षमता के साथ 50% क्षमता के साथ और इंडोर में 200 क्षमता के साथ ही अलाउ किया जाएगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों के बीच में भिवानी के पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत के निर्देशों पर शहर के चौक चौराहों और विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की सख्ती बढ़ गई है। इस दौरान न केवल लोगों के चालान काटे गए हैं, बल्कि होटल और अन्य जगहों पर तलाशी अभियान भी चलाया गया। भिवानी पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर के जिले भर में सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाने वालों और नशा करने वालों को पकड़ा है। इस दौरान भिवानी में डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया। सोनीपत पुलिस प्रशासन ने नए साल के जश्न पर रोक लगा दी है। पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती से निपटने के लिए विशेष टीम तैयार की गई है। जिले में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नए साल पर लोग रात 11 बजे के बाद से सिर्फ घरों पर ही पारिवारिक पार्टी कर सकते हैं और सामूहिक पार्टियों के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं मूर्थल के ढाबे पर भी रात के समय डीजे पार्टी पूरी तरह से बंद रहेगी। नियमों के पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रात 11 बजे के बाद कहीं भी घूमने की इजाजत नहीं होगी। एएसपी ने बताया कि 11 बाइक राइडर 31 तारीख 5 बजे से 1 जनवरी को 2 बजे तक लगातार गश्त करेंगे। सभी थाना एसएचओ और 121 गाड़ियां समेत पीसीआर को निर्देश दिए गए हैं कि लगातार गश्त की जाए।
रोहतक में कोरोना काल में लोगों पर सख्ती के बाद से अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही है। जिले में दोनों डोज का आंकड़ा अब 96% पहुंच गया है। फरीदाबाद में कोरोना के 44 नए मरीज पाए गए हैं, जबकि 7 मरीज को ठीक होने पर घर भेज दिया गया है। वहीं स्वस्थ होने की दर अब 99.15% हो गई है। गुरुग्राम में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 180 नए मामले सामने आए। 660 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। गुरुग्राम में 1 जनवरी से जिस व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी होगी उसे सार्वजनिक जगहों पर एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं जिले में 42,50,000 से ज्यादा को अब तक टीका लग चुका है। सरकार के नो वैक्सीन नो एंट्री नियम के चलते गुरुग्राम में वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी कतारें लगी हैं। वहीं लोग भीड़भाड़ वाली जगह पर बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा जनता से अपील की जा रही है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के पुलिस प्रशासन नए साल के जश्न पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के साथ साथ आमजन से जश्न अपने घरों में ही मनाने की अपील कर रही है। वहीं नियमों की पालना नहीं करने वालों के साथ सख्ती से निपटने की भी बात कही जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन ने झज्जर में भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष अभियान चलाया। जहां पुलिस ने गांधीगिरी अपनाते हुए दुकानदारों और आमजन को नए वेरिएंट के मद्देनजर सतर्कता बरतने की अपील की है और मास्क पहनने के लिए चेताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने उधम सिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड को विकास का दशक बनाएंगे। हल्द्वानी के विकास के लिए 200 करोड़ की योजना लाएंगे और आवागमन की सुविधा भी बढ़ाएंगे। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि हल्द्वानी में बिजली, सड़कें और पानी की स्थिति में सुधार लाएंगे। उत्तराखंड के विकास पर जोर दिया जा रहा है, जहां सरकारी योजनाओं से महिलाओं का जीवन आसान हुआ है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पुरानी सरकारों ने उत्तराखंड को लूटा है। 40 साल पुराने कामों को बीजेपी ने पूरा किया है, लेकिन कुछ लोगों ने उत्तराखंड को विकास से वंचित रखा है। लखनऊ में चुनाव आयोग ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर बात की। चुनाव आयोग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी दलों ने उनसे समय पर चुनाव कराने की मांग की है। अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील चंद्रा ने कहा कि सभी राजनीतिक दल समय पर चुनाव के चाहते हैं। वहीं कुछ राजनीतिक दल ज्यादा रैलियों के खिलाफ है। सुशील चंद्रा ने कहा कि राज्य में मतदाताओं की संख्या 15 करोड़ से ज्यादा है। वहीं यूपी में 52% नए वोटर हैं। सुशील चंद्रा ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं 5 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। उन्होंने ये भी बताया कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मिले सुझाव में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय से चुनाव हो और रैलियों में संख्या सीमित हो। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में सिरसा के बाल भवन में 45 महिलाओं को सिलाई सिखाई जा रही है। बल्लभगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने पुल के नीचे अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वाले को रोकने के लिए प्रशासन ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। प्रशासन द्वारा यहां पर ग्रिल लगाई जा रही है ताकि लोग गंदगी ना फैलाएं और अतिक्रमण ना करें। अतिक्रमण के कारण लोगों को भारी परेशानी होती है। फरीदाबाद में नगर निगम की तरफ से 2 दिन का मेगा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके पहले दिन बड़े बड़े कचरे के ढेरों को अधिकारियों ने हटाया है। वहीं निगम के एडिशनल कमिश्नर इंद्रजीत कुलड़िया ने कहा कि सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने वार्ड में साफ सफाई का ध्यान रखें। गरीब बच्चों को 134A के तहत स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलने के चलते फरीदाबाद में अभिभावक अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
निजी स्कूल संचालक भी उनकी नहीं सुन रहे हैं। नंबर आने के बाद भी उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी कालीचरण खुजराहो से गिरफ्तार किया गया। कालीचरण खुजराहो ने रायपुर धर्म संसद में गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके साथ ही कालीचरण पर रायपुर समेत कई शहरों में केस दर्ज है। गुरुग्राम में पुलिस टीम ने 20 वर्षीय जालसाज दुल्हन को गिरफ्तार किया है। ये युवती पिछले 1 साल में गुरुग्राम में 8 युवकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा चुकी है, जिनमें से 7 के खिलाफ दुष्कर्म और 1 के खिलाफ छेड़छाड़ का और दुष्कर्म करने का प्रयास का मुकदमा दर्ज करवाया है। एसीपी क्राइम का कहना है कि न्यू कॉलोनी पुलिस ने 20 वर्षीय युवती को गिरफ्तार कर ब्लैकमेलिंग कर वसूली के नेक्सस का भंडाफोड़ किया है, जिससे गिरफ्तार युवती की मां और उसका साथी भी शामिल था। करनाल में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के प्रदेश सरकार लगातार कड़ा रुख अपना रही है। नगर निगम के दफ्तर में चल रहे घूसखोरी के खेल का वीडियो सामने आने के बाद से सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर दीपक किंगर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं ब्लैकमेलिंग के आरोप में घिरे 2 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। जिला उपायुक्त ने घूसखोरी की वीडियो में दिखाई दिया है कि लोगों की जांच किए जाने की बात भी कही है। सिरसा के बरनाल रोड स्थित जिला कारागार में एक हवालाती ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली है। मृतक को 4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। पलवल के खटीला सराय गांव में 8 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया है। पिछले कई दिनों से लापता चल रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के कनेरा गांव के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित परिजनों ने पड़ोसियों पर युवक को उकसाने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने युवक का शव कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पलवल के गांव फुलवाड़ी के नजदीक सड़क हादसे में स्विफ्ट गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के अस्पताल भिजवाया। हादसे में 2 मृतक और घायल की पहचान हो चुकी है। घटना के बाद से आसपास के ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं पुलिस के अधिकारियों के समझाने के बाद लोगों ने जाम खोला। सेंचुरियन टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने अफ्रीका को 113 रनों से हरा दिया है। अश्विन ने लुंगी एनगिडी को पुजारा के हाथों कैच करा करके भारत को जीत दिलाई है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 327 रन बनाए थे। इसके जवाब में अफ्रीका की पहली पारी 197 रन पर सिमट गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। वहीं मुठभेड़ में 4 जवान घायल भी हुए। सुरक्षा बलों और पुलिस की कार्रवाई में बीते 24 घंटे में 9 आतंकवादी मारे गए हैं। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के 2 जिलों में भी 6 दहशतगर्दों को ढेर किया गया।